नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। गुड मॉर्निंग इंडिया, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप सभी का स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। आपको आज हम देश दुनिया की तमाम अहम खबरें दिखाएंगे, वो भी एकदम अलग अंदाज में, और बड़ी और अहम खबरों का पूरा विश्लेषण भी आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, तो बताएंगे आपको देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, वर्ल्ड अपडेट भी आपको देंगे, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात होगी बड़ी खबरों की। पहले आपको ब्रीफ करेंगे कौन सी वो बड़ी खबरें, और फिर विस्तार से आपको आगे बुलेटिन में उस खबरों का पूरा जानकारी देने के साथ साथ एनालिसिस भी देंगे। सबसे पहले बात होगी एससीओ बैठक की, जिसका दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी एससीओ नेताओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में कई मुद्दों पर बात भी होगी जो देखने वाली होगी। कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्या इसके मायने हैं, विस्तार से खबर आपके सामने रखेंगे। और फिर बात करेंगे मोदी पुतिन की महामुलाकात की। एससीओ बैठक के बाद पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति बेचैन है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था, और अब इस मुलाकात पर सबकी नजर बनी हुई है। और फिर उसके बाद बात करेंगे देश भर में मॉनसून की वजह से क्या कुछ तबाही जो है वो मची है, क्या सितंबर महीने में भी बारिश होगी, फोरकास्ट आईएमडी की तरफ से क्या कुछ है। तमाम अपडेट्स जो है वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आईएमडी की तरफ से क्या फोरकास्ट है ये जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और फिर बात करेंगे अफगानिस्तान में भूकंप की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। इस पर भी आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो देखिए, इन सभी 4 खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। आज बात होगी महाशक्तियों के महामंथन की। चीन में एससीओ समिट का दूसरा दिन है, और इसमें भारत, चीन, रूस समेत 20 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। और ये शिखर सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों के सामान पर भारी टैक्स लगा रखा है। और ऐसे में भारत, चीन और रूस जैसे 3 बड़े देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ताकि अमेरिका को मिलकर जवाब दे सके। बिल्कुल गीतू, और बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। आज एससीओ समिट का आखिरी दिन है। पीएम मोदी समेत तमाम नेता जो है समिट में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें वहीं से सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर आप देख सकते हैं शी जिनपिंग भी मौजूद है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है गीतू, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो हम कह सकते हैं रिश्ते जो हैं वो ऐसे बदल रहे हैं कि ये नहीं पता कि अगले आने वाले हफ्ते में क्या हो जाए, अगले दिन क्या हो जाए। कुछ भी नहीं कह सकते कि एक समय में अमेरिका नजदीक था और अब चीन के साथ भारत की नजदीकियां जो है वो बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं एससीओ समिट से, क्योंकि जिस तरह से लगातार चर्चा हुई है, 20 से ज़्यादा देश एससीओ समिट में शामिल हुए हैं। और यहाँ पर इस मुलाकात के बाद ये भी कहा जा रहा है कि 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय ये मुलाकात होनी है। और ये कुछ तस्वीरें जो वहाँ से आ रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि देखिए पलक, जिस तरह से दोनों ही जो नेता हैं, बड़े नेता मोदी और पुतिन, किस तरह से एक तरह से दोस्ती के तहत दोनों बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफ़ी खुश मिजाज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी उम्मीद है कि बहुत अच्छी बातचीत ही रहने वाली है जो 9:30 बजे होगी। बिल्कुल, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो सभी एससीओ लीडर्स हैं, सबसे मजबूत अगर हम देशों की बात करते हैं तो उसमें भारत का नाम भी शामिल है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि और 2 देश, रशिया और साथ ही चीन, उसके साथ अब उनके लीडर्स के साथ मुलाकात, ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। आने वाले समय में क्या रणनीति जो है वो रहेगी। एक तरफ ब्रिक्स को मजबूत करना, एससीओ के माध्यम से साउथ एशिया को और ज़्यादा मजबूत करना, बहुत सारी देखिए यहाँ पर बातें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो है वो ये होगी कि किस तरीके से जो जॉइंट एक इकोनॉमी कहा जा रही है कि साउथ एशिया में गीतू मजबूत की जाए, कि हम डॉलर पर अब और ज्यादा निर्भर ना हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिफेंस तो हम देख ही रहे हैं कि रशिया और इंडिया के डिफेंस की तो पूरे विश्व में वाहवाही जो है वो होती है। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिकल फ्रंट पे इन तीनों देशों को मिलकर आगे कैसे चलना है, ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लंबे समय से हमने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों ने ये कोशिश की है गीतू कि
साउथ एशिया जो है वो आगे ना बढ़ सके, सोवियत आगे ना बढ़ सके, अब आगे आने वाले समय में ये साथ बेहद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और ये जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों देशों के नेताओं की, ये अपने आप में अद्भुत है। पुतिन और मोदी किस तरह से, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये सबका ध्यान आकर्षित कर रही होंगी पलक, खासतौर से ट्रंप का, जो लगातार एक तरह से प्रेशर कूटनीति के तहत चाहते हैं कि टैरिफ लगाकर जो भारत और रूस के रिश्ते हैं उनमें थोड़ी सी खटास आ जाए या वहां से जो व्यापार है थोड़ा कम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। और ये चुभने वाली तस्वीरें हैं जो कि ट्रंप को सबसे ज्यादा दुख देने वाली हैं, और लगातार इसकी चर्चा भी हो रही थी कि यहाँ पर अगर पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो ट्रंप को होने वाली है, क्योंकि चीन पर भी हमने देखा किस तरह से जो टैरिफ है वो इम्पोज किया गया है, और एक तरह से ब्लैकमेलिंग तरीके से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कूटनीति चली जा रही है वो कहीं ना कहीं भारत ने तो अब ये देखिए अपनी जो ऑप्शंस है वो ढूंढनी शुरू कर दी हैं। जापान से भी जिस तरह से हमने देखा कि उनकी मुलाकात हो रही थी, और ऐसे में अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी एलओसी जो एससीओ लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है, और इस दौरान दुनिया में कई मोर्चों पर चल रहे युद्धों से लेकर आर्थिक संबंधों तक पर बात होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, साथ ही आपको नजर आएंगे व्लादिमीर पुतिन, और ये देखिए जेस्चर देखिए, सारे लीडर्स एक पीएम मोदी बीच में है और सारे लीडर्स जो है वो आसपास हैं। और ये एक दृश्य मुझे लगता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम देखते हैं गीतू बाहर किसी देश में जाते हैं तो ये जरूर देखने को मिलता है कि पीएम मोदी बीच में होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, और आसपास जितने भी लीडर्स होते हैं वो पीएम के साथ एकदम मग्न होकर बातें करते हुए नजर आते हैं। मुद्दा हमें नहीं पता ऑफ कोर्स कि क्या बातचीत जो है वो हो रही होगी, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं कि कितनी पॉजिटिव यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज है। और ये केमिस्ट्री देखिए रशिया और इंडिया के लीडर्स की, ये भारत और रशिया का हम कह सकते हैं बहुत पुराना जो रिश्ता है, और व्लादिमीर पुतिन के साथ तो भारत के और ज्यादा रिश्ते इसलिए बेहतर हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मेरे दोस्त हैं, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, और दोनों की तरफ इस तरीके की बातें जो है गीतू कही जाती हैं। बिल्कुल, और भारत और रूस का रिश्ता बरसों पुराना है और इस दोस्ती को बरकरार रखा गया है, क्योंकि चाहे आप ये देखिए लीडर्स बदल गए, प्रधानमंत्री बदल गए, राष्ट्रपति बदले, लेकिन उसके बाद भी जो भारत और रूस का रिश्ता है वो कभी ना तो ये देखिए कि किसी भी समय में टूटने के कगार पर आया, ना कोई मनमुटाव हुआ है। यानी ये जो दोस्ती है वो लगातार बरकरार है, और सबसे भरोसेमंद साथी अगर हम कह सकते हैं तो वो रूस ही है जिसने सदियों से भारत का साथ दिया है। यानी कुल मिलाकर ये देखिए लगातार जो दोस्ती है वो आगे बढ़ रही है, और शायद यही दोस्ती दूसरों के लिए चुभने का काम भी कर रही है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि देखिए रशिया के साथ तो हम लगातार, अगर हम ट्रेड फ्रंट पे बात करें, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो हम बात करें खाद्य सुरक्षा, या फिर हम बात करें ऑयल रिजर्व्स, हर एक सेक्टर में हम देख रहे हैं गीतू कि हम दोनों देशों के रिश्ते दिन ब दिन मैं कहूंगी कि बेहतर होते चले जा रहे हैं। इवन जब रशिया के साथ कोई देश नहीं खड़ा था, भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ था उस वक्त भी। लेकिन अब अगर हम बात करें ट्रांजिशन पीरियड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, दर्शकों को ये समझाना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए रशिया के साथ तो भारत के अक्सर ही हम देखते हैं रिश्ते बहुत बेहतर है, हर महीने हम देखते हैं गीतू कि कोई ना कोई लीडर रशिया में गया होता है, या फिर रशिया से कोई ना कोई लीडर यहाँ पर जो है वो मौजूद होता है। अभी पीछे फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके मौजूद थे हमारे देश में रशिया के। लेकिन अब जो ये ट्रांजिशन पीरियड है वो महत्वपूर्ण इसलिए कि अब हम चाइना के साथ भी अपने रिश्ते जो है वो बेहतर कर रहे हैं, बात इसलिए ज्यादा जरूरी है। और वहीं दूसरी ओर रशिया के तो चीन के साथ लगातार रिश्ते बेहतर हैं ही, लेकिन अगर भारत के भी रिश्ते बेहतर हो जाते हैं तो 3 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, 3 ऐसे देश जो वैश्विक स्तर पर बहुत सारे देशों की चिंता जो है वो आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं अगर इस एससीओ समिट के बाद कोई बड़ी बात जो है निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल पलक, और ये देखिए कि एससीओ नेताओं की जॉइंट स्टेटमेंट पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, और इससे पहले चीन के तियानजिन में ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर देखने को मिला। एससीओ समिट के मंच पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। एससीओ के सभी सदस्य एक मंच पर एक साथ मौजूद थे। एससीओ समिट में आए सभी नेताओं ने कल ग्रुप फोटो खिंचाई, जिसमें पीएम मोदी के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एक ही मंच पर मौजूद थे। बिल्कुल, और इससे पहले कल की अगर हम बात करें तो कल पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने मुलाकात की। और आप सभी को याद दिला दें 2024 में ही ऐसी एक मुलाकात जो है वो गीतू हुई थी,
और वो मुलाकात जो है बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। और उस मुलाकात में भी गई तो मुझे याद है कि बीच में व्लादिमीर पुतिन थे, यानी वो रशिया, चाइना और भारत का जो कॉम्बिनेशन है, जो साथ है, वो तब भी नजर आया था। अब एक बार फिर से हम कह सकते हैं ये 2 दिन जब मुझे लगता है कि बहुत सारे देश और ट्रंप इसमें हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे होंगे। पीएम मोदी ने बेबाक होकर भारत के पक्ष को वहां पर रखा और फिर अपनी शर्तों पर चीन को राजी भी कर लिया, क्योंकि जिनपिंग की तरफ से जो बयान आया वो भी रिश्तों में जोश भर देने वाला था। उन्होंने कहा कि दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है, साथ ही ये भी कहा कि चीन भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। और जिनपिंग ये भी कहना नहीं भूले कि भारत और चीन दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 2 देश हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय ड्रैगन हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी भी हो गया है। और अगर पलक जिनपिंग ये बात कह रहे हैं तो आप ये मानिए कि चीन की तरफ से सहयोग अच्छा मिलेगा भारत को, क्योंकि पहले भी हमने देखा था चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत तो भरोसेमंद पार्टनर हमेशा से रहा है, लेकिन चीन है वो कभी पाकिस्तान की तरफ जाता है या फिर पीठ में छुरा घोंपने की एक इमेज है। लेकिन अब उसकी मजबूरी है क्योंकि अमेरिका ने ऐसा टैरिफ गेम खेला है चीन के साथ, जिसके चलते चीन मजबूर हो गया। और जिनपिंग के इस बयान को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगर दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां एक साथ आ गई तो अमेरिका को वर्चस्व को आसानी से चुनौती दी जा सकती है। तो चीन के बयान का विदेश मंत्रालय ने भी समर्थन किया और दावा किया कि सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इतना ही नहीं, भारत चीन आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने के लिए भी तैयार हुए हैं। बिल्कुल, और गीतू आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जिनपिंग की तरफ से बयान सामने आना। दर्शकों को ये बता दें कि देखिए, शी जिनपिंग ऐसे कोई लीडर नहीं है जो बड़े आसानी से किसी की तारीफ कर देते हो या किसी देश के लिए कुछ बहुत अच्छी बात कह देते हो। वो थोड़े रिजर्व लीडर माने जाते हैं। मतलब उनकी ऐसी कभी बॉडी लैंग्वेज या इस तरीके के बयान जो है वो सामने नहीं आते कि किसी भी देश के लिए कभी भी कुछ अच्छा कह दिया, किसी भी लीडर के लिए कुछ भी अच्छा कह दिया। इस वजह से जब वो कम बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं तो उसके मायने जो है ना गीतू, वो और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो भारत के लिए इस तरीके का बयान सामने आना जिनपिंग की तरफ से, तो इसके मायने इसलिए भी ज्यादा हो जाते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है जब चाइना के लीडर शी जिनपिंग, वहां के जो, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, वो किसी की ऐसे तारीफ करते हैं। अब एससीओ समिट की बात करते हैं। अब एससीओ समिट से इतर अगर हम बात करें, तियानजिन में पीएम मोदी जो है वो जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मिलकर सभी चुनौतियों का हल निकालने पर दोनों ने जोर भी दिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एफसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आइए बात करते हैं सोच की बात की। बात होगी पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की, जिस पर अमेरिका की निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष और ट्रंप के टैरिफ को लेकर चर्चा हो सकती है। तो देखिए, पीएम मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज मुलाकात हो गई। तियानजिन में पीएम मोदी और साथ ही पुतिन मिलेंगे। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के चलते जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। अब ये अतिरिक्त टैरिफ जो है वो इसलिए लगाया है क्योंकि भारत जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है रशियन ऑयल। अब इसी के चलते पीएम मोदी और पुतिन के बीच में होने वाली इस मीटिंग पर अमेरिका की भी नजर है। सुबह 10 बजे पीएम मोदी पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अब पुतिन के साथ कई मुद्दों पर अहम चर्चा भी होगी। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका ने
रूसी तेल पर बैन लगाया, तब भारत ने रूस से दोस्ती दिखाते हुए लगातार तेल खरीदना जारी रखा। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए, जब पहली बार ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है तो ट्रंप की धड़कनें बढ़ना तय है। अगस्त में अलास्का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मुलाकात हुई थी और ऐसे में उस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी से 2 बार बात की थी, एक बार ट्रंप से मुलाकात से पहले और एक बार बाद में। इधर एससीओ सम्मेलन से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी से बात की थी और कई मामलों में मोदी पुतिन की मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि हो सकता है यहाँ पर रूस और यूक्रेन के युद्ध में मध्यस्थता भारत कराए, ये भी एक भूमिका बन सकती है पलक, तो ये संभावनाएं भी बहुत ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, और इसके अलावा देखना यह भी होगा कि एससीओ के मंच से कैसे रशिया चाइना मिलकर ट्रंप की धमकियों का जवाब देने जा रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ तानाशाही और तेल को लेकर छिड़े ये कूटनीतिक युद्ध के 3 साल महाशक्तियां पहली बार एक साथ एक मंच पर, लेकिन पिछले साल भी ऐसी तस्वीर सामने आई, अब 2025 में फिर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। तो अमेरिका की इस वक्त हलचल जो है वहां पर बढ़ गई है और शायद मुझे लगता है कि ट्रंप थोड़ा जो परेशान थे वो इसलिए भी थे क्योंकि 2024 में भी इस तरीके की मुलाकात हुई और अब 2025 में भी इस तरीके की दोनों बड़े राजनेताओं की मुलाकात हो रही है जी, जिसके ऑयल एक्सपोर्ट की पर अमेरिका ने बैन लगाकर उसे आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। हम बात करें रशिया की, तो दूसरी तरफ चाइना और भारत जो युद्ध के बाद रशिया के साथ खड़ा रहा, तेल खरीदता रहा, क्योंकि देखिए युद्ध आपका है ना, तो बाकी देश, आप वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, वो अपने सैंक्शन लगा दें। अब उनकी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं है ना। एस जयशंकर ने ये बात तो कही थी ना कि ऐसा ही लगता है पश्चिमी देशों को कि उनकी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब ऐसे में जब पुतिन और पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक साथ एससीओ के मंच से अपनी बात रखने जा रहे हैं, तो लिख कर ले लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप उसे बड़े ध्यान से कमरे में बैठे हुए गीतू सुन रहे होंगे। बिल्कुल, और वही डोनाल्ड ट्रंप की चिंता भी बढ़ा रहा है। तो भारत, चीन और रूस की तिगड़ी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने वाली है। कहा जाए तो वर्ल्ड ऑर्डर वेस्ट से साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही हैं। तो देखना होगा कि एससीओ समिट के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलिए पलक, अब बात कर लेते हैं आम आदमी के सवाल की। और देश भर में भारी बारिश का सिलसिला जिस तरह से जारी है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। तो जम्मू में बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो रही है और हिमाचल में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड से तबाही हो रही है। मैदानी इलाकों में बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। तो पंजाब में भीषण बाढ़ का कहर लोगों को परेशान कर रहा है, खासतौर से किसानों को। उनके लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, अब सब इंतजार कर रहे हैं गीतू, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि बस बारिश बंद हो जाए। बस कोई भी राज्य हो, कहीं भी हो, अब वो कह रहे हैं बस अब बहुत हो गया। बाढ़ बारिश लगातार, इतनी ज़्यादा बारिश मुझे लगता है गीतू, जब तक मैंने अगर देखा है तो इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। दिल्ली की अगर हम छोड़ दें तो पहाड़ी इलाकों में इतनी बारिश, मतलब इस बार तो मुझे लगता है गर्मी हमने फील ही नहीं की, क्योंकि लगातार उमस भरी जो गर्मी थी वो अब नहीं देखने को मिली, बारिश ही लगातार हो रही थी। अब बाढ़ बारिश से देश के हर कोने में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर तरफ हमने देखा था कि इस पूरे मानसून में सबको परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी इलाकों में तो लोग डर के साए में जी रहे थे। अब बादल फटने, लैंडस्लाइड, नदियों में उफान के कारण आई आपदा से कई लोगों की मौत तक हुई। पहाड़ी इलाकों में तो सड़क मार्ग बाधित, यातायात बाधित और साथ ही पावर सप्लाई भी बाधित। कई लोग लापता हो गए, हजारों लोग, उन्हें जहाँ पर विस्थापन करना पड़ा, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें रीलोकेट करना पड़ रहा है प्रशासन की तरफ से। अब वो वेट कर रहे हैं भाई बारिश बंद हो तो अपने घर में जाएं वापस, और देखे भाई क्या हुआ। इस पूरी अगर हम बात करें बारिश के दौरान गीतू, सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो इंडियन आर्मी का रहा है। भारतीय सेना शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने डटकर पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन ना चलाया हो। एनडीआरएफ का पूरा उन्होंने सहयोग दिया और ऐसी भी जगहें थी जहां पर एनडीआरएफ गीतू नहीं पहुंच पाई, तो उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी वहां पर मौजूद थी। बिल्कुल, और ये देखिए एनडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा रहा, लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे हर तरफ त्राहिमाम है। तो सबसे पहले बात पंजाब की हम कर लेते हैं, जहां पर भारी बारिश और हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आए पानी के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में उफान आ गया है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, कपूरथला, तरन तारण, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
हैं, गुरदासपुर की स्थिति सबसे गंभीर है। तो बारिश के बाद लगभग 1000 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग लापता हैं, 11000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। तो रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर में भी हालात खराब हो चले हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जम्मू पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा वहां किया। गृह मंत्री कई सारे ऐसे इलाकों में गए, वहां पर हवाई सर्वेक्षण भी किया। गृह मंत्री राजभवन में राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कहा जा रहा है कि डिसीजंस लिए जाएंगे कि आने वाले समय में कैसे जिन लोगों को तबाही का सामना करना पड़ा है उन्हें रिलीफ कैसे दिया जाए, और इस तरीके की घटनाएं जब हो तो इमीडिएट कैसे वहां पर राहत दी जाए। रमन हमारे साथ इस बैठक के बारे में जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। रमन, विस्तार से बताइएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक तरफ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, पूरा सर्वे करने के बाद, समीक्षा करने के बाद अब इस मीटिंग में कहा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल पलक, जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे उत्तर भारत की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हर तरफ जो है वो इस समय बारिश की तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से बहुत भारी जो है वो पड़ा है ये मानसून 2025 का जो है, क्योंकि 122 लोगों की मौत जो है वो मानसून में जो हादसे हुए हैं, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, उसमें मौत हुई है। तमाम तरीके का नुकसान जो है वो संपत्ति का हुआ है, कई घर जो हैं वो जमींदोज हो चुके हैं, और इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो सड़कों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है। अभी मेरी बात जो है वो पीएचई मंत्री से हो रही थी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट का 3200 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो इस बारिश में हो चुका है। लोगों को पीने का पानी जो है वो साफ नहीं मिल पा रहा है घरों के अंदर, बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह कल रात करीबन 11:15 बजे के आसपास में जम्मू लैंड हुए हैं, और उसके बाद वो राजभवन से अब से कुछ देर बाद जो है वो उन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जिसमें सबसे पहले वो गुज्जर नगर का इलाका जो तवी नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ जो बर्बादी का आलम देखने को मिला है वहाँ जाएंगे, वहाँ के हालात का जायजा लेंगे, और उसके बाद वो चौथे ब्रिज पर जहाँ पर इस समय मेरी मौजूदगी है यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पुल किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके साथ साथ में जो बशीर कॉलोनी में मकान गिरे हैं, निक्की तवी का जो इलाका है वहाँ पर जो मकान गिरे हैं उनका जायजा लेंगे, और उसके बाद यहाँ से वो निक्की तवी के आगे का जो इलाका मग्गू चक का पड़ता है वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सीमा पर, भारत और पाकिस्तान सीमा पर जो बाढ़बंदी लगाई गई थी, जो तारबंदी लगाई गई थी, बाढ़ लगाई गई थी, इस फ्लैश फ्लड में करीबन 100 किलोमीटर के आसपास में वो बाढ़ भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो क्योंकि बीएसएफ जो है वो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो वहां पर भी जाकर जो है वो जायजा लेंगे, और उसके बाद वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे कटरा और किश्तवाड़ का जो इलाका है, इसके साथ साथ में रामबन और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वहां पर हवाई दौरा करने के बाद वो वापस राजभवन आएंगे, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मौजूद होंगे, और वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। देखिए, यहाँ पर सभी जितने भी सिक्योरिटी के विंग्स हो या फिर जो प्रशासन के अमले हैं उनको बुलाया गया है, भारतीय सेना के जवानों को, बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए रमन, ये जरूरी भी है क्योंकि अगले 48 घंटों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी रेड अलर्ट है, और ऐसे में किस तरह से इस आपदा से निपटा जाएगा इसके लिए एक रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं 3 मिनट में दुनिया की। तो वहीं आपको बता दें, अफगानिस्तान में भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए गए। भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में पहला भूकंप रात 12:47 पर आया तो धरती इतनी जोर से कांपी कि झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। इसके बाद अफगानिस्तान में सुबह 5:15 बजे तक 5 बड़े झटके आए। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 मापी गई। तो वहीं एनसीएस के मुताबिक यहाँ पर एपिसेंटर जो है वो धरती से 160 किलोमीटर नीचे था। उसके झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद और साथ ही अलग अलग जगहों पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था, पाकिस्तान सीमा के पास था, और अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। तो इस दौरान आपको बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिदीन ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यवश आज रात के भूकंप से हमारे कुछ पूर्वी प्रांतों में मानवीय और आर्थिक नुकसान हुआ है। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि स्थानीय अधिकारी निवासी प्रभावित लोगों के अंदर वहां पर राहत कार्य जो करने में जुटे हुए हैं।